हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बेसिक बताया था केमिस्ट्री का और मैटर बताया था कि मैटर क्या होते हैं, पदार्थ क्या होते हैं और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बताए थे। अब मैं आपको बताऊंगी पदार्थ की अवस्थाएं, मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर बताऊंगी। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ क्या होता है, वे वस्तुएं हैं जो स्थान घेरती हों, जिनका द्रव्यमान हो, पदार्थ कहलाता है। ठीक है, जैसे पेन हो गया, कॉपी हो गई, कुर्सी हो गई, तो ये क्या है, पदार्थ है। ठीक है, अब बात करते हैं पदार्थ की अवस्थाओं की, मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर की। ठीक है, तो इसकी 5 अवस्थाएं होती हैं। पहली होती है सॉलिड, ठीक है, ठोस बोलते हैं जिसको। दूसरी होती है लिक्विड, मतलब द्रव्य। तीसरी होती है गैस। चौथी होती है प्लाज्मा और पांचवी होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, मेनली हम 3 अवस्थाओं को पढ़ते हैं, ठोस, द्रव्य और गैस को। और ये अवस्थाएं कैसे बनती हैं, कोई भी मतलब कोई भी पदार्थ, उसकी कण अपने आप को जैसे एग्जिस्ट करते हैं, जैसे ढालते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये अवस्थाएं बनती हैं। ठीक है, पहली अवस्था बताती हूँ, सॉलिड, ठोस। ये पढ़ते हैं कि ठोस अवस्था में क्या होता है। तो इस अवस्था में क्या होता है, किसी भी पदार्थ के अवयवी कण आपस में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े हुए होते हैं और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इनका वॉल्यूम कम हो जाता है और द्रव्यमान जो हो जाता है ज़्यादा हो जाता है। जब वॉल्यूम कम हो जाता है, द्रव्यमान ज़्यादा हो जाता है, तो डेंसिटी भी ज़्यादा हो जाती है, मतलब घनत्व भी ज़्यादा होता है। तो ठोसों का घनत्व क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब इसके कुछ मेन पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। इनके आकार को आसानी से नहीं बदला जा सकता, बिल्कुल सही बात है। ठोसों के आकार को ईजीली नहीं बदला जा सकता क्योंकि आपस में ये एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े होते हैं, तो इसलिए वो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करते हैं। ठीक है, आकर्षण बल अधिक होता है, ये देखो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है। स्थिर होते हैं, स्थिर इसलिए होते हैं क्योंकि कोई भी कण होता है वो चारों दिशाओं में मूव करता है, बट ठोसों में क्या होता है, स्पेस ही नहीं होता उनके मूव करने के लिए, इधर से उधर गति करने के लिए, तो इसलिए क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, घनत्व। घनत्व इनका ज़्यादा होता है, मैंने पहले ही बताया था। घनत्व इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि इनका द्रव्यमान ज़्यादा होता है और वॉल्यूम कम होता है, इसलिए इनका घनत्व भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। गतिज ऊर्जा कम होती है, सही बात है, गतिज ऊर्जा इसलिए कम होती है, देखो क्या है कि कोई भी जो ठोस है, ठोस के जो कण हैं वो क्या होते हैं, चारों दिशा में गति करना चाहते हैं, पर यहाँ पर क्या होता है, ठोसों में क्या होता है, इनके बीच एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है जिसके कारण स्पेस बहुत कम होता है। स्पेस बहुत कम होता है तो इधर से उधर ये गति नहीं कर पाते, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, गतिज ऊर्जा कम होती है। तो ठोसों में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बहुत कम होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, दूसरी अवस्था है हमारी द्रव्य, मतलब लिक्विड। लिक्विड में क्या होता है, जो कण होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होता है। जब कण बहुत दूर दूर होंगे तो इनका वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा होगा और द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब वॉल्यूम ज़्यादा और द्रव्यमान कम होगा तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो लिक्विड होती है, लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड की कंपैरिजन में क्या होती है, कम होती है। अब मेन पॉइंट पढ़ते हैं, इनके आकार को आसानी से बदला जा सकता है, बिल्कुल सही। इनके शेप को कैसे बदला जा सकता है, जैसे कि वाटर ले लो, द्रव्य, एक लिक्विड का एग्जाम्पल वाटर है। ठीक है, वाटर का यदि मैं पानी के ग्लास में रखूँ, मतलब ग्लास में लूँगी, तो वो क्या होगा, ग्लास का शेप ले लेगा। जैसे मैं बाल्टी में लेती हूँ तो बाल्टी का शेप ले लेगा। इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, इसलिए तो देखो कितने दूर दूर पे हैं। और फिर गतिज ऊर्जा थोड़ी ज़्यादा होती है। इनके बीच में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पर स्पेस ऑक्यूपाई हो जाता है, देखो जगह है यहाँ पर इनको मूव करने के लिए, इन कणों को। तो जब जगह है मूव करने के लिए तो ऐसी कंडीशन में इजीली इधर से उधर गति कर लेंगे, इधर से उधर गति कर लेंगे तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाती है। तो सॉलिड के कंपैरिजन लिक्विड में गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं हम गैस की। तो गैस में क्या होता है, गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, बहुत दूर दूर होते हैं और इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत कम होता है, इस कारण से ये बहुत दूर दूर होते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मास बहुत कम हो जाएगा, तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो गैसों की डेंसिटी सबसे कम होती है। ठीक है,
कुछ मेन पॉइंट्स, इनके मध्य आकर्षण बल कम होता है, सही बात है। अट्रैक्शन फोर्स कम है, इसलिए तो वॉल्यूम ज़्यादा है, कितने दूर दूर है। घनत्व सबसे कम होता है, बिल्कुल सही, घनत्व कम होता है। इसके आकार को आसानी से बदला जा सकता है, गैसों के आकार को भी आसानी से बदला जा सकता है, ठीक है। गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि देखो इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम है, स्पेस ढेर सारा, कितना सारा स्पेस बचा हुआ है, इजीली इधर से उधर मूव कर सकते हैं, गति कर सकते हैं, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा संलयन गैसों में होता है। तो संलयन मतलब, अब पढ़ते हैं संलयन क्या होता है भैया। संलयन मतलब होता है जुड़ना, ठीक है। तो जो ठोस होते हैं, जुड़ना या फिर अपने में कुछ को मिला लेना, ठीक है। तो जो ठोस होते हैं, गैस जो होती हैं उनमें संलयन जो होता है, गैसों में संलयन होता है। कैसे? एग्ज़ाम्पल के थ्रू जो खाना बनता है उसकी जो सुगंध है हमारे तक संलयन की क्रिया से ही आती है, क्योंकि जो मतलब खाने की जो सुगंध है वो एयर के साथ मिक्स हो जाती है और हमारे तक पहुंच जाती है संलयन की क्रिया के द्वारा। तो वैसे ही क्या होता है, गैस जो होते हैं, गैस अपने में दूसरे और अन्य कणों को भी मिला लेते हैं, उनको मतलब ईजीली मिला लेते हैं। क्यों मिला लेते हैं? क्योंकि इनके बीच में देखो स्पेस कितना ज़्यादा है, तो ईजीली कोई दूसरे कण भी आकर यहाँ पर रह सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि ठोस को द्रव्य में कैसे बदला जा सकता है, द्रव्य को गैस में कैसे बदला जा सकता है, ठीक है। ये देखो, ठोस को हम द्रव्य में कैसे बदलते हैं। ठोस को यदि मैंने टेम्परेचर दिया, मैं उसको उष्मा देती हूँ ठोस को, तो ठोस को मैं उष्मा दूंगी तो वो द्रव्य में बदल जाएगा। जैसे मैं थोड़ी और उष्मा देती हूँ, मिनिमम 100 डिग्री सेल्सियस तक, तो वो किस में बदल जाएगा। अगर से मैं द्रव्य को और उष्मा दूंगी तो कम से कम 100 डिग्री सेल्सियस तक उसमें दूंगी तो गैस में बदल जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए बात करते हैं हम बर्फ़ की, तो बर्फ़ क्या है, एक सॉलिड रूप है। अगर से मैंने इसको टेम्परेचर दिया तो ये किस में बदल जाएगा, पानी में बदल जाएगा, और टेम्परेचर दी तो वाष्प में बदल जाएगा, गैस रूप में, ठीक है। अब जैसे ठोस से द्रव्य में बदलना क्या कहलाता है, द्रवीकरण या मेल्टीकरण। वह ताप जिस पर ठोस द्रव्य में बदलता है मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, और इस क्रिया को क्या कहते हैं, द्रवीकरण कहते हैं। वैसे ही द्रव्य को का गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। द्रव्य को मैंने गैस में बदला तो क्या कहलाएगा, वाष्पीकरण कहलाएगा। फिर गैस को द्रव्य में बदलना संघनन कहलाता है। अब उल्टा चलते हैं, अब मैंने गैस को द्रव्य में बदला तो क्या कहलाएगा, संघनन, और द्रव्य को मैंने ठोस में बदला तो वो ठोसकरण कहलाएगा। अब मेन पॉइंट पढ़ते हैं हम परम ताप, परम शून्य ताप, ठीक है। परम शून्य ताप क्या होता है, वह ताप जिस पर गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर या परम ताप कहलाता है, ठीक है। यह कितना होता है, केल्विन में 0 डिग्री केल्विन होता है, और सेल्सियस की बात करें तो -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। अब कैसे होता है ये परम शून्य ताप, ये बताती हूँ। जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाती हूँ, मतलब किसी ठोस की बात करते हैं, ठीक है। तो ये देखो मैंने कोई ठोस लिया, यहाँ पर मैंने अगर से टेम्परेचर को बढ़ाई तो इसके कण क्या होंगे, धीरे धीरे अलग अलग होने लगेंगे, इनके बीच स्पेस ऑक्यूपाई होगा और ये इधर से उधर गति करने लगेंगे। तो तापमान बढ़ाती हूँ तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है, ठीक है। पर अगर से मैं तापमान को कम करूँगी तो ठोस के कण क्या होंगे, सिकुड़ने लगेंगे, और कण सिकुड़ने लगेंगे तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, फिर यहाँ जगह ही नहीं बचेगी इनको इधर से उधर गति करने के लिए, तो गतिज ऊर्जा कम होगी। अब एक ऐसी कंडीशन आती है जब मैं टेम्परेचर बहुत कम कर देती हूँ, ताप बहुत ही कम कर देती हूँ, तो उस स्थिति में क्या होगा, गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी, और जिस ताप पर गतिज ऊर्जा शून्य होगी वही ताप क्या कहलाएगा, परम शून्य ताप कहलाएगा। अब बात करते हैं पदार्थ की, और चौथी अवस्था है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होती है, प्लाज्मा में क्या होता है कि जैसे कोई गैस है, ठीक है, कोई गैस है, मैंने उसको क्या किया, उष्मा दी, ठीक है। जब मैं कोई गैस है, मैं उसको क्या कर रही हूँ, गर्म कर रही हूँ। गर्म करूँगी तो क्या होगा, एक ऐसी कंडीशन आती है कि जो गैस के जो अणु रहते हैं, जो कण रहते हैं, उनमें से गैस के जो परमाणु रहते हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, और क्या होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए मतलब फ्री हो गए, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स धनायन और ऋणायन में बदल जाते हैं, और ये धनायन और ऋणायन क्या करने लगते हैं, धारा का प्रवाह करने लगते हैं, ठीक है। धारा का प्रवाह करने लगते हैं, जबकि गैसों का गुण तो होता नहीं है कि वो धारा का प्रवाह करें।
पर क्या करते हैं, पर जब हम इसको क्या कहते हैं उष्मा देते हैं तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स धारा का प्रवाह करने लगते हैं और एक नई अवस्था बन जाती है। उसी नई अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं। एक बार इसकी थ्योरी को पढ़ लेते हैं कि क्या होता है। जब हम द्रव्य को गैसीय अवस्था में लगातार बहुत देर तक गर्म करते हैं, देखो मैंने क्या किया, द्रव्य को गैसीय अवस्था में लगातार मैंने देखो गर्म किया, तब इसकी यह गैसीय अवस्था बदलकर एक नई अवस्था का रूप धारण कर लेती है जिसे प्लाज्मा की अवस्था कहते हैं। ठीक है, देखो अब कैसे धारण करती है उसकी प्रक्रिया पढ़ लेते हैं। एक पॉइंट, प्लाज्मा को प्राप्त करने के लिए गैस को बहुत ज़्यादा उष्मा देनी पड़ती है। देखो मैंने यहाँ पर गैस को बहुत ज़्यादा उष्मा दी। उष्मा देने से क्या हुआ, जब उष्मा की मात्रा बढ़ गई तो परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ परमाणु से निकल गए, धनायन और ऋणायन बनाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से गैसीय द्रव्यावस्था में विद्युत का संचालन होने लगता है। इस अवस्था में विद्युत का संचालन का गुण क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। जबकि गैसों का गुण नहीं होता कि विद्युत का संचालन करें, पर ऐसी एक अवस्था बन जाती है और जिसके कारण क्या होने लगता है, विद्युत का संचालन होने लगता है। उस अवस्था को हम प्लाज्मा कहते हैं। क्योंकि किसी भी गैस द्वारा किसी भी प्रकार का विद्युत संचालन नहीं होता, यही गुण गैस को प्लाज्मा से अलग करता है। ठीक है, प्लाज्मा क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। उसके उदाहरण है पृथ्वी का आयन मंडल, बिजली, तारे आदि, ये किसके उदाहरण है, प्लाज्मा के। अब मैं पांचवी अवस्था, फिफ्थ स्टेट बताती हूँ, बोस आइंस्टीन संघनित या बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। इसको पढ़ लेते हैं थ्योरी। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें बोसान की तनु गैस को परम शून्य ताप अभी बताया था, केल्विन में 0 केल्विन और डिग्री सेल्सियस में -273.15 डिग्री सेल्सियस के बहुत निकट के ताप तक ठंडा कर दिया जाए, मतलब किसी बोसान की तनु गैस को हम बहुत ज़्यादा ठंडा करते हैं, तब ऐसी द्रव्य की अवस्था प्राप्त होती है ऐसी हमको द्रव्य की एक अवस्था प्राप्त होती है। उस अवस्था को हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन या बोस आइंस्टीन संघनन कहते हैं। ठीक है, बोसान कण क्या होते हैं, एक उप परमाणविक कण है जिसका नाम सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पर पड़ा था। उदाहरण है इसके बोस आइंस्टीन संघनन या बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन के उदाहरण है रुबिडियम गैस परमाणु, हीलियम 4, मैग्नान आदि। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया हो। थैंक यू।